नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मतदाता का मन कौन जान सकता है। विजेता जब विधाता बन जाए तो उसके भाग्य को छोड़ उनके बीच चले जाना चाहिए जो चुनाव के बाद बेगाना रह जाएगा। चुनाव के कारण हम पत्रकारों को भी स्टूडियो के घोंसले से निकलकर नदियों और पहाड़ों के ऊपर विहार करने का मौका मिल जाता है। बुलंदशहर, गाजियाबाद के बाद अब ओखला। हिंदुस्तान सिर्फ सुदूर जंगलों और शहरों में नहीं रहता, वो राजधानियों में भी रहता है। चुनाव के समय अक्सर हम राजधानियों को ऐसे छोड़ देते हैं जैसे यहाँ चुनाव होते ही नहीं। तो बहरहाल मैं ओखला में हूँ। इस छत से आपको सुर्ख और सूखे मकानों का समंदर दिखेगा। हमारी राजनीति ओखला या ओखला जैसे मोहल्लों को एक धार्मिक बाड़े या अड्डे या घेटों के रूप में देखना सिखाती है। लेकिन ज़रा अपने गाँव की बसावट को याद कीजिए तो सदियों दलितों की बस्तियाँ पश्चिम दिशा में बसाई गईं और उन्हें अपवित्र माना गया। आज भी उनकी बस्तियां वहीं पड़ी हैं। ये और बात है कि वहां अब काफ़ी बदलाव है। किसी अपार्टमेंट में जाकर आप देखेंगे तो पाएंगे कि वहां ज़्यादातर एक ही संप्रदाय या समुदाय के लोग रहते हैं। फिर भी हमारी राजनीति उन अपार्टमेंट की पहचान किसी संप्रदाय या धर्म विशेष से नहीं करती है। यही दिल्ली के पटपड़गंज में जाइए तो आप पाएंगे कि अपार्टमेंट के नाम पेशे के आधार पर हैं, जाति के आधार पर हैं, इलाके के आधार पर है। मगर मुसलमानों की बस्तियों के साथ राजनीतिक नाइंसाफी इस कदर हुई कि इन्हें न सिर्फ राजनीतिक रूप से एक रंग में पेंट किया गया बल्कि इन बस्तियों का म्यूनिसिपल विकास भी ठीक से नहीं हुआ। तो खैर, इन नाइंसाफियों को अभी का अभी समाप्त तो नहीं किया जा सकता, मगर बात कर लेंगे अगर जिक्र हुआ तो हम ओखला में क्यों हैं? कुछ घिसे पिटे सियासी मसलों पर रोने पिटने के लिए नहीं, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से आए कुछ छात्रों से बतियाने के लिए हैं कि वो जब किसी को वोट देने का फैसला करते हैं तो वो कौन सी प्रक्रिया होती है जिससे ये गुजरते हैं। आमतौर पर जामिया विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले इन छात्रों से बात करने का सबब ये भी है कि इनके अपने पारिवारिक परिवेश में कितना आर्थिक और सामाजिक बदलाव आया है। मुसलमानों के बीच क्या कोई मध्यम वर्ग बना है? विभाजन के वक्त ज्यादातर अमीर और जमींदार मुसलमान इस मुल्क से चले गए, जो रह गए वे ज्यादातर गरीब या निम्न मध्यम वर्गीय थे। उसी लिहाज से जानना चाहूंगा कि क्या बदलाव आया है। ये छात्र अपने राजनीतिक रहनुमा किस में ढूंढते हैं? किसी मौलवी में, किसी गैर मुस्लिम सेकुलर नेता में, या किसी मुस्लिम नेता या किसी भी नेता में जो किसी भी पार्टी का हो मगर काम करता हो। इनके गैर मुस्लिम सामाजिक संबंध किस तरह के हैं, उसमें किस तरह के बदलाव आए हैं, यानी दोस्त यार से लेकर उठने बैठने वालों की भी बात हो जाएगी। इन नौजवानों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं किस तरह से बदली हैं? देश में इस वक्त चल रहे तमाम मुद्दों को ये किस नज़र से देखते हैं? हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या ऐसा भी होता है कि एक ही समुदाय के बीच रहने से राजनीतिक निर्णय की प्रक्रिया समुदाय या समूह के स्तर पर प्रभावित होती है, या फिर ये एक व्यक्तिगत मतदाता के रूप में बर्ताव करते होंगे? इन्हीं सब मुख्तलिफ सवालों पर आज मुख्तसर चर्चा करने का इरादा है प्राइम टाइम में। तो ये ओखला का नज़ारा है। सामने यमुना नदी है। आजकल टीवी पे नदी बहुत दिखती है तो वो बनारस की नदी होती है, गंगा नदी होती है। लेकिन इस देश में बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो अलग अलग शहरों में, अलग अलग गाँव में बहती हैं। उनका नाम शायद कोई अभी इस वक्त नहीं ले रहा है। हम यहाँ पर दो तीन मुख्तलिफ बातों को जानने के लिए आए हैं कि वोट देने की प्रक्रिया क्या होती है। तो हमारे साथ जामिया मिलिया में पढ़ने वाले कुछ लड़के लड़कियां हैं जो देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं। ठीक है, तो हम इन लोगों से बात करेंगे। नौजवान हैं ये भी। यूथ वाला जो एक वोटर होता है उसमें आप लोग भी काउंट होते ही होंगे, है ना? मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि आप पहली बार वोट देंगे या दे चुके हैं? दूसरी बार देंगे। दूसरी बार देंगे। पहली बार और दूसरी बार, इस बार जब वोट देने के लिए जाएंगे आप जी, तो किसको वोट देंगे, उसको ये फैसला करने की प्रक्रिया का आधार क्या है आपका? टीवी है, फेसबुक है, सोशल मीडिया है, किसके ज़रिए आप सूचनाएं जमा कर रहे हैं कि हम इस पार्टी को देंगे या इस पार्टी को नहीं सर, पिछली बार से जो काम देखा हमने, जिसको भी पहले हमारे घर बुजुर्गों ने करा के भेजा वोट,
उस काम को देख करके अब हम तय करेंगे कि हाँ जिसने बढ़िया काम किया है अगर तो करेंगे, नहीं किया तो नहीं करेंगे। तो ये इस तरह से नहीं होगा कि जो आपके बुजुर्ग कह दिए वही आप वोट करेंगे? अरे नहीं सर, नहीं, हमारा नहीं। वोट हमारी सरकार। और आप यहीं दिल्ली के रहने वाले हैं या नहीं कहीं सर, और से? बिहार में हमारा परिवार बिहार से, हम दिल्ली के हैं। आप परिवार बिहार से? जी। मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि आपके परिवार के पृष्ठभूमि बिहार में कहीं गांव से? मोतिहारी से हैं सर। तो मेरे जिले से निकल जी सर, आप कोटवा से हैं मेरे ख्याल से। कोटवा से हैं? जी। अरे बाप रे, पहले ही एक्सीडेंट हो गया। खैर कोई बात नहीं जी सर। तो आपके आपके पृष्ठभूमि में आर्थिक रूप से क्या क्या बदलाव आया है और आपके यहाँ तक आने में संक्षेप में बताइएगा फटाक से। नहीं सर, बदलाव बहुत आया है। पहले हमारे तरफ में वहाँ बिहार में क्राइम व्राइम बहुत होता था, लेकिन अब आप जाते हैं घर बिहार तो आराम से रात में फैमिली में बताइए, पैसे रुपये या कमाई आमदनी में क्या बदलाव आया है? बदलाव आया है सर, थोड़ा बिजनेस बढ़ गया है। हाँ, और चेंज आया है? चेंज आया है। आपका नाम? अर्षा। हाँ? अर्षा। अर्षा, अच्छा। और आप यहीं की रहने वाली हैं? जी। अच्छा अच्छा, मैं थोड़ा, आप पहली बार शायद वोट देंगी? पहली बार। पहली बार। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि जब आप वोट देने का फैसला करेंगी तो किन बातों को आप प्राथमिकता देंगी कि हम, मेरी लिस्ट में ये चीज़ें ऊपर होनी चाहिए, तो मैं ए या बी या सी, किसी पार्टी या नेता का नाम नहीं लेना इस चर्चा में, है ना? उन लोगों का नाम वैसे ही लेने के लिए इतना अरबों खरबों रुपया खर्चा करते हैं, इसलिए उनका नाम अपने प्रोग्राम में छोड़ देते हैं। पहले तो महिलाओं की सुरक्षा, दूसरा बिजली पानी। बिजली पानी, इनके जो आज यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ बिजली नहीं है सुबह से। हाँ। लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, ऊपर से गर्मी का मौसम है तो ज़्यादा से बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। अच्छा, ये आपको लगता है कि ये प्रायोरिटी का? बिजली पानी ये तो बेसिक नीड्स है ना, ये नहीं यही मेन चीज़ें होती है। आप कहाँ से हैं सर? मैं यूपी से हूँ, मौजम अली नाम है। अच्छा, मौजम अली जी। और यूपी में किस जगह से? यूपी डिस्ट्रिक्ट बिजनौर। बिजनौर से, तो बिल्कुल पास से। जी। अच्छा मौजम अली साहब, आप ये बताइए आप किस विषय में पढ़ते हैं? मैं मास मीडिया हिंदी से। मास मीडिया में पढ़ते हैं। आप जहाँ से आए हैं जी, और वहाँ पे आपके परिवार में, रिश्तेदार में आर्थिक स्तर पर पिछले 20 साल 25 साल में क्या बदलाव आया है? सर आर्थिक स्तर पर तो फिर भी बेहतर है, क्योंकि वहाँ के लोग इंडिया से बाहर ज़्यादा लोग हैं। अच्छा। हर फैमिली में आपको एक दो बाहर मिलेंगे, सऊदी, दुबई। तो इस तरह पैसे की, एक बुनियादी पैसे की कोई खास दिक्कत नहीं? खास दिक्कत नहीं, लेकिन बिजली की इतनी दिक्कत है कि हफ्ते वाइज बिजली चलती है, एक हफ्ता दिन में तो एक हफ्ता रात में। वो इस तरह से बिजली इस आती है? तरह से बिजली आती है। आपकी प्राथमिकता किस तरह से तय होती है कि आप भी युवा मतदाता हैं? मैं बाकी लोगों की तरह मैं मुस्लिम मतदाता शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी यहाँ आया हूँ, क्योंकि ये कैटेगरी मेरा बनाया हुआ नहीं, तो मैं थोड़ा सा बात करके आप लोगों की के मानस में झांकना चाहता हूँ कि बिल्कुल सर, आज के टाइम पे हर पार्टी ये चाह रही है कि किस तरह माइनॉरिटीज़ को अपने पक्ष में ले लें। हाँ। लेकिन माइनॉरिटीज़ को, हम में भी, सिखों को भी, और हर चीज़ को ये तय करना होगा कि हम किसे दें जो हमारे भले के लिए सोचे। हाँ। लेकिन ऐसा सोचा जा नहीं रहा है। मैं थोड़ा सा आपसे जानना था, आपका नाम? मनीषा सिंह। मनीषा, बहुत अच्छा। आप जामिया में मास मीडिया में हैं और आप दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही हैं। और दिल्ली में किस जगह से हैं? किशनगंज, पुरानी दिल्ली। किशनगंज, पुरानी दिल्ली से रहे हैं, ठीक है। मुझे एक बात बताइएगा मनीषा, मुझे नहीं मालूम कि आपके पुरानी दिल्ली का परिवेश क्या है, आसपास के मोहल्ले, दोस्त क्या हैं। जब आप आई यहाँ पर और आने से पहले इस इलाके के बारे में या जामिया के बारे में क्या सोचती थी, और उसमें क्या कोई बदलाव आया, या कोई जैसा सोचती थी वैसा ही आपने पाया? नहीं, जो मैंने सोचा एक्चुअली शायद मुझे लगा एक्सपीरियंस उससे थोड़ा सा कम रहा मेरा। कम रहा? जामिया एक बहुत ही रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी है, बहुत नाम है, मास मीडिया का नाम सुनते ही लोग कहते हैं अब आप जामिया से हैं, तो सोचने में हमसे डबल क्वेश्चन करने में तो 4 बार सोचते हैं। तो अगर हम बात किए यहाँ के कल्चर की और यहाँ के ट्रैफिक की, अगर मास मीडिया जामिया जैसा रेपुटेड, अगर हम यहाँ पर कई बार ओखला से फटफट लेने आ जाए तो हम यहाँ आधे घंटे इतनी बुरी तरह स्ट्रक हो जाते हैं, घर पहुँचना बहुत इम्पॉसिबल। ट्रैफिक समस्या और बिजली की समस्या के अलावा मतलब मेरा यहाँ एजुकेशन, मेरा बेसिकली कुछ समस्या हुई कि वहाँ जा रहे हैं उनके मोहल्ले में, उनके का एक भेद रहा है हमारे समाज में। आई गेस मैं कहूँगी कभी भी ये कहीं से भी नहीं गया। हम जरूर कहते हैं कि इक्वलिटी आ गई है, मुस्लिम नहीं है, हिंदू नहीं है, पर ये है एक्चुअली SC STs भी काउंट होते हैं, और ये एक्सपीरियंस मेरे साथ प्रीवियस भी रहा है। आपके दिमाग में इन सब चीजों में बदलाव, इन लोगों से दोस्ती में फर्क करने के बाद बिल्कुल पड़ा क्या? बिल्कुल नहीं पड़ा। मेरा मानना है कुछ बेहतर हुआ या कुछ बदलाव? बहुत बेहतर है। हम लोग, ऐसा नहीं है हमारे और इसके दिमाग में नहीं है ये चीज, हमारे जो बुजुर्ग हैं अगर हम कहें, कुछ टीचर्स भी डिस्क्रिमिनेट ये लोग कर देते हैं, हमारे में ऐसा नहीं है। हम लोग एक इंसानियत के नाते हैं, और इन हमारी क्लास में देखा जाए तो लोग, इससे पहले जामिया आने से पहले आपके मुस्लिम दोस्त थे? बिल्कुल थे, और वो बहुत अच्छे दोस्त रहे। शायद उन्होंने मुझे अपने कल्चर से बारे में बहुत कुछ बताया, और कई हद तक ये हो गया था मुझे मुस्लिम कल्चर इतना पसंद है कि कई लोग मुझसे डबल क्वेश्चन
करते हैं, आप मुस्लिम हैं, अच्छा नमाज कितनी बार करते हैं? सॉरी मैं हिंदू हूँ, मुझे मुस्लिम नमाज नहीं आती है। तो और आपके 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 बचपन से लेके बड़े होने में जी। कोई हिंदू दोस्त रहा है? बिल्कुल सर। रहा है जी। कहाँ पे? यूपी में भी रहे और मैं गाजीपुर में रहता था, यहाँ से पहले। दोस्त रहा है कि पूरा यार रहा है? पूरा यार रहा है। पूरा यार रहा जी। है ना, वो अभी भी है? जी हाँ? अभी भी है। सिंपल बात करो यार, यारबाजी नहीं तो फिर जवानी कैसी है कि नहीं? है कि नहीं? अच्छा, आपका नाम? अदनान सालेही। अदनान, आप कहाँ से हैं? मैं वेस्ट बंगाल आसनसोल से हूँ। अच्छा, आप पश्चिम बंगाल से आते हैं, आसनसोल। अच्छा, जी, जब जी। भी कलकत्ता जाने के ट्रेन में तो बड़ा स्टेशन बिल्कुल, है, बिल्कुल। ठीक है, जंक्शन है ये, हाँ। बड़ा जंक्शन है। और गैंग ऑफ वासेपुर ने तो उसे किसी और तरीके से दिखाया, ठीक है। वो सब देखे हैं। हाँ, सब देख रहे हैं, ठीक है। पर नाम मैं आपको भूल गया। अदनान अदनान। अदनान, हाँ। ऐसा। तो अदनान, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि आपका लीडर, जैसे दिल्ली में हम जब मुसलमानों के मसाइल पे जब बहस करते हैं तो किसी मौलाना मौलवी को स्वाभाविक रूप से पकड़ते हैं, या फिर कोई बड़ा नेता देश का अगर कम्युनिटी को संदेश देना चाहता है तो देवबंद को बुला लाता है, दारुल उलूम से बुला लाता है, या कोई किसी संगठन का नेता होता है वो आ जाता है अपनी गाड़ियों में आता है और लगता है कि उससे बात कर ली तो आपसे भी बात कर ली। आप अपनी निजी ज़िंदगी में ऐसे लोगों से रिलेट करते हैं क्या? लगता है कि वो आपके नेता हैं? देखिए आजकल जो चल रहा है, अगर बहुत गंदे वर्ड में कहें तो दलाली वाली हिसाब किताब चल ये रही है। दलाली ठीक चल है। रही है। अच्छा, कुछ जगहों पर ऐसा हमें फील होता है, हाँ। क्योंकि वो आवाम से कहीं से जुड़े हुए नहीं है, पीपल से बिल्कुल भी जुड़े ये हुए जो नहीं है, बड़ी-बड़ी लेकिन गाड़ियों में आते हैं और मुस्लिम नेता बिल्कुल बन भी गए। जुड़े हुए नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो आपको कहीं ना कहीं बेच रहे हैं। अच्छा। दे आर सेलिंग योर सेल्फ, ठीक है। और ऐसा फील होता है आपसे अपना उनका कोई रिश्ता नहीं है, और वो जाते हैं जहाँ पर जो बड़े प्रभावी नेता हैं उनसे बात करते हैं और ये उनको बताना चाहते हैं, लेकिन अंडर द टेबल जिसको हम कहते हैं वो मामला तय होता है कि गैस सिलेंडर, गैस के कनेक्शन के लिए या गैस का जो पूरा आपका पर ये आप समझने हिसाब लगे किताब है। क्या इस तरह का भेद आपके घरों में भी लोग करते हैं या आप लोग देखिए ये चीज़ें समझ में तो नहीं आती हैं ऊपर लेवल पे, हाँ। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी तालीम से, एजुकेशन से रिलेट करते हैं किसी न किसी लेवल पे, तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी, ठीक है। क्योंकि आज वो अगर ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे थे तो कल वो एकदम से मालदार कैसे हो गए? आप किसी धार्मिक नेता को अपना नेता मानते हैं क्या, कि वो आपके बिहार पे जाता है, कोई बयान जारी कर देता है कि हाँ ठीक है हम इनके साथ हैं, उनके साथ हैं, या उनका किसी नेता से मिलना इस रूप में देखा जाता है कि पूरा समुदाय उनके साथ उस राजनीतिक दल से मिल गया? दरअसल यही हो रहा है आज। जैसा अब वो रटी रटाई बातें तो करनी नहीं है कि भाई एक नेता ना हो या एक धार्मिक नेता ना हो, एक इंसान हो, वो तो देखना पड़ेगा, तो वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उनमें हम किन लोगों को हम वोट देते हैं, किन्हें हम चूज करते हैं, दरअसल मैटर वो करता है। भाई साहब कह रहे हैं अभी कि जो धार्मिक नेता है हम उन्हें बुरा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? दरअसल यही तो बात है, हम उन्हें बुरा नहीं कह सकते, उसी का वो फायदा उठाते हैं। क्या हम उन्हें बुरा तो कहेंगे नहीं? उनको भी चुनौती देना चाहिए। बिल्कुल, चुनौती दीजिए ना आप उन्हें। और मैं मुजफ्फरनगर से हूँ, मेरे यहाँ क्या हो रहा है, अभी एक MP उठे हैं, एक मुस्लिम भी है उनमें, एक गैर मुस्लिम भी है। हम गैर मुस्लिम को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि क्या हुआ, जो दंगों में भड़काने का काम था वो उसमें एक मुस्लिम शामिल था, तो हम उसे क्यों सपोर्ट करें? ठीक बात है। सर मैं नसीम अशरफ, जामिया मिल्लिया इस्लामिया से। हाँ, सर हमें ये समझना होगा आराम कि सर हमें ये समझना होगा आराम कि से, जो क्या हमारे वाद विवाद लीडर्स प्रतियोगिता हो रही है क्या दोस्त? हाँ, जो हमारे आराम से। लीडर्स हैं हाँ। उनको देखना होगा। क्या कि देखना होगा? आने ने कि उनको वो- क्या देखना होगा ये इसलिए नहीं आए। आप अपने लीडर को कैसे देखते हैं, मैं इसलिए आया हूँ आपके पास। सर जो हमारे लीडर्स हैं, हाँ। हम अपने लीडर्स हम खुद चूज करते हैं। हाँ। हमें ये देखना होगा कि जो हमारे लीडर्स है क्या हमारे बुरे वक्त में वो कितना काम आए हैं, जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे इश्यूज हैं, उनको वो कितना किस हद तक वो टैकल कर रहे हैं। सर मेरा ये कहना है ना कि देखिए हम ही लोग हैं ज़्यादा छूट दे देते हैं, टाइट करना चाहिए, बिल्कुल विकेट टू विकेट बॉलिंग करानी चाहिए इन लोगों को भी, जैसे 1977 में या कैसे। विकेट बॉलिंग मैं आपका ही एक प्रोग्राम देख रहा था, 9 PM में आपका प्रोग्राम आता है, उसमें कुछ समय पहले आपने एक मदनी साहब के फादर थे, दंगे हुए, उनको इंदिरा जी ने भेज दिया बाहर कि जाइए जा करके बता करके आइए हमारे यहाँ हालत कैसी है मुसलमानों की। वो गए वहाँ जाके तारीफ कर दी, आके राज्यसभा उठा के ले गए। हमने ही तो उन्हें बना के भेजा था ना कि हाँ भाई हमारे नेता हैं, क्या गए जाके भेज के आ गए। हमें चुनौती देनी होगी। एक सवाल है कि आप अपना लीडर, मैं देख रहा था राजनीतिक पार्टी, मैं एक तरह से देखता हूँ कि राजनीतिक पार्टी बताते हैं कि फलाने कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमान 30% है, यहाँ पे 15 है, वहाँ पे 22 है, लेकिन जब मैं लिस्ट देखता हूँ तो सबकी सारे प्रमुख दलों को अगर मिला लिया है तो वो 50 भी सीट नहीं देते हैं, ठीक है। और कोई एक पार्टी तो है कि वो अभी तक 1 दिया या 2 दिया, कितना देगी वो नहीं जानते। आपका लीडर कौन है? कोई मुसलमान है, कोई गैर मुसलमान है, कोई सेकुलर है, कोई रिलीजियस लीडर है, या कोई ऐसा है जो सिर्फ काम करता है और वादा करता है, उसके आधार पर आपका नेता? सर पहली बात तो ये लीडर में आप रिलीजन नहीं देख सकते। हाँ। इंडिया में ये होता है कि आप, लेकिन रिलीजन वाले तो लीडर बन जाते हैं ना। तो वो गलत है, क्योंकि
राजनीति जो है वो आइडियल पे होनी चाहिए, व्यूज पे होनी चाहिए, रिलीजन पे, कास्ट पे ये सब नहीं होनी चाहिए। इंडिया में जैसे कहते हैं 30% या 40% 50% मुस्लिम है, तो मुस्लिम ये सोच के वोट देते हैं कि वो हमारा मुस्लिम है, वो हमारा भलाई करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दरअसल इंडिया में क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि हमारा अपना कर देंगे, लेकिन जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि 15-20 दिन पहले दिल्ली के एक धार्मिक नेता हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, नाम किसी का मतलब, हाँ, तो उन्होंने एक बंगाल की पार्टी, कोई बोल दो कि फूल कुमारी, हाँ, उन्होंने बंगाल की एक पार्टी से उनको कहा कि समर्थन इनको मेरा समर्थन है, मुस्लिम इनको वोट दे। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि पिछले 10-15 सालों में इतनी वफादारी वो बदल चुके हैं, तो मुसलमान जो जनरल मुसलमान है उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो जो अब कह रहे हैं वो सही थे या पहले कह रहे हैं। यही जानना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि रिलीजियस लीडर हैं वो पिछले 10 साल में 10 बार अपनी निष्ठाएं बदल चुके हैं। ऐसे लोगों की बातों को सुनकर वोट देते हैं या अपना होमवर्क करते हैं कि हम इसको देंगे या नहीं देंगे? सर, सबसे पहली बात तो कि जिस लोकतंत्र में हम रहते हैं वहाँ पर धर्म नाम का कुछ होना ही नहीं चाहिए, जिस देश में रहते हैं हम, क्योंकि ये लोकतंत्र है। हम पहले भारतीय हैं, उसके बाद किसी धर्म से बिलोंग करते हैं। ललित ने सबसे बड़ी चीज बिल्कुल वही कर रहा है, नीचे से धर्म के नाम पे पहचान। एग्जैक्टली यही बात बताना चाह रहे हैं कि एक धर्म के नाम पर वोट बैंकिंग की तैयारी होती है, लेकिन हम ये कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि किसी एक इलाके में संपूर्ण 100% तो किसी एक धर्म विशेष के लोग रहते नहीं है। दूसरी चीज है कि अगर हम ओखला में रह रहे हैं, यहाँ भी 50% ही मुस्लिम है, लेकिन जब चुनाव की घड़ी आती है तो हमें ये बोलकर बगलाया जाता है कि हाँ, आपके मुस्लिम नेता आएंगे यहाँ पर, आपका विकास करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ आपके लिए लड़ाई करेंगे, ना कि वो किसी और। 50% हिंदू भी यहाँ रहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं उस वक्त 50% हिंदू भी रहते हैं। इस चीज़ को हमें नहीं बताया जाता, हमें बताया जाता है कि आप मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ पर आपके लिए मुस्लिम नेता आएंगे तभी आपका विकास होगा, अगर किसी गैर मुस्लिम को आप लाते तो आपका विकास नहीं होगा। सर, इन सब चीज़ों से परे हट के अगर हम सोचें तो ही बात बन सकती है कि अगर हमें एक लोकतंत्र में सही ढांचे में चलना है तो हमें इन सब चीज़ से उठकर सोचना पड़ेगा और ऊपर जाकर उसी। अगर आप उठ के सोच में लिया तो जब आप वोट देने जा रहे हैं तो क्या इन पैमानों पर आपको उपलब्ध कोई नेता मिलता है? नहीं सर, वोट देने जब हम जाते हैं पहले तो हमें जो नेता है जो इलेक्शन लड़ रहा है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो हमारा रिप्रेजेंटेटर बनने वाला है, उसका नेतृत्व देखें, उसने इससे पहले क्या काम किए हैं। आप क्या करते हैं देखे हो कि नहीं? नहीं तो वो जो हमें मैनिफेस्टो है, कोई सलाह नहीं देना है। नहीं, ये कोई नीम हकीम का प्रोग्राम नहीं है। हाँ, नहीं, हम उसके काम को देखकर उसने इससे पहले क्या काम किए हैं और हमारे लिए अब आगे क्या कर सकता है, जो उसने वादे कर रहा है, उसके हिसाब से हम वोट देते हैं। अभी टीवी पे चुनाव के समय में क्या चल रहा है कि सब जाते हैं मुस्लिम बस्तियों में और पूछते हैं कि आप फलाना पार्टी को वोट देंगे कि नहीं देंगे। तो जब मैं सर्वे देख रहा था तो ऐसे कई राज्य हैं जहां पर उस पार्टी को कोई वोट नहीं मिल रहा है, सीट नहीं मिल रहा है, लेकिन वहां जाकर कोई उड़िया ब्राह्मण से नहीं पूछता है कि आप उस पार्टी को वोट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो एक तरह से मुसलमानों को चिन्हित किया जाता है कि आप वोट नहीं देने वालों में से हैं, है ना, एक दुश्मन मुखालफत कौम, जबकि ये हकीकत नहीं है। तो ये एक मीडिया की तरफ से भी ये होता है, नेताओं की तरफ से भी होता है, और उसी तरह की छवियों में हम आपको लपेटते हैं, आप हमको लपेटते हुए लपेटा जाते हैं। जी, मेरा ये मानना है, जब ये कह रहे हैं कि मुस्लिम ऐसा करते हैं तो क्या हिंदू समाज में आप लोग भी तो जातिवाद और धर्म की राजनीति करते हैं? तो अगर हम लोग अपने समुदाय के लोगों को चुन रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? अगर आप लोग हमारे लिए काम करेंगे तो हमें ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है। ये बड़ी बात है ना। यही बात सही है। हाँ, अगर आप जी, जबकि बाकी हिंदू समाज में भी लोग जातियों के आधार पर, समाज के आधार पर चुन रहे हैं, तो उनको कोई इस नजर से नहीं देखता है, कोई नहीं देखता। लेकिन मुसलमान अपने धार्मिक आधार पर चुनता है तो फिर उसे ही टारगेट किया जाता है, ये गलत है। इस तरह से ठीक है, अब धक्का धक्की नहीं, ज्यादा नहीं, सब ज्यादा मत कहिएगा। अच्छा, एक कहने वाली बात जो है सर, एक चीज जो कहने वाली बात है, आज के डेट में जो हम जिस जमहूरियत में जी रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, इसमें हमको ये देखना है कि हमको सेकुलरिज्म को मजबूत करना है, सेकुलरिज्म को मजबूत करना है, और कम्युनलिज्म जो है, जिसको फर्का परस्ती कहते हैं, जैसा कि आज के डेट में हो रहा है, मारे हर तरफ से लोग जाते हैं, कोई कम मारा जाता है, कोई ज़्यादा मारा जाता है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि मारा जाता है इंसान। तो हमको ये देखना है कि जो लोग ऐसे समुदाय को या ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, आप उनको किसी भी कीमत पर बढ़ने नहीं दीजिए, ठीक है? किसी भी कीमत पर अगर आप उनको बढ़ने देते हैं तो हिंदू और मुसलमान दोनों ही जो लोग करते हैं क्या है, उनका एक कमजोरी पकड़कर उसके ऊपर उछालते हैं और लोग उछल जाते हैं। ये गलती लोगों की है, ये उन धर्म गुरुओं की नहीं है। हमें अपना दिमाग मिला हुआ है, उस पर सोचना
उछलना पड़ेगा। एग्जैक्टली राइट, हम उछलते हैं, गलत बात है। अब वो आपको कुछ भी बात पे उछालेंगे, आपका पास दिमाग है, आप क्यों उछल रहे हैं? अगर मेरा कल को दोस्त है, कोई मुझे कह देगा उसने कुछ किया, मैं कैसे मुस्लिम के नाम पर उससे दोस्ती खराब कर लूँ? जबकि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरे बहुत सबसे ज्यादा मुसलमान दोस्त है। मेरे जो सुपर सीनियर है जिन्होंने मुझे आज यहाँ पे सपोर्ट किया है वो सारे मुस्लिम है, मैं क्या उनसे तोड़ लूँ? उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, वो आज तक खैर हिंदू ने इतना नहीं किया होगा, लेकिन मैंने हिंदू मुस्लिम पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। देखिए रवि जी, मैं अपने नज़रिए बताना चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स में देखिए हिंदू मुस्लिम राजनीति से हट के आप हमें अगर पॉलिटिकल पार्टी के स्टैंड पे जाके आप सोचे तो आपको पता चलेगा कि पॉलिटिक्स जो सिंपली एक बिजनेस बन के रह गई है। अब पॉलिटिकल पार्टी उसको करना क्या है? हिंदू की राजनीति मतलब हिंदुओं की सेवा नहीं करनी, मुसलमानों की सेवा नहीं करनी, उनको चलाना है देश। तो देश की राजनीति करो ना, ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने से कोई फायदा नहीं। लेकिन अपना दिमाग हम नहीं यूज कर रहे हैं, यही वही बात है। दिमाग हम लोग पढ़े लिखे हैं यार, वो अपनी सीट के लिए लड़ रहे हैं और हम उनके कहे हुए पे चल रहे हैं, ये सरासर गलत है। ये अपना दिमाग ही चला नहीं रहे, पढ़ किस ले रहे हैं हम लोग? फिर मुसलमान को सिर्फ नेता लोग यूज कर रहे हैं। आप क्यों यूज हो जाते हैं? वही सर यूज कर रहे हैं ना वो, अपना दिमाग क्यों नहीं दिमाग लगा नहीं सर, नहीं सर इंडिया में अगर आप उन्होंने भी कहा कि एजुकेशन नहीं हम तो यूज कर रहे हैं, लेकिन जो इंडिया में जो एजुकेशन सिनेरियो आप देखो, जो पढ़े लिखे लोग हैं कितने परसेंट हैं? आप कहाँ से आए? मैं मेरठ से आया हूँ। मेरठ से अच्छा, आप बताइए कि आप किस तरह के परिवार से हैं? मैं एजुकेटेड फैमिली से। एजुकेटेड पहले से रहे है ना? इसमें कोई ऐसा है जो बिहार और यूपी से हो? नहीं, लेकिन सर जिसके फैमिली में चेंजेस आया। लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जिस टाउन का मैं हूँ वहाँ एजुकेशन लेवल है ही नहीं। वहाँ लोगों को धर्म के आधार पर, दंगों के आधार पर बांटा जाता है। मेरे परिवार में मैं अकेले पढ़े लिखा हूँ। हाँ, आप अपने परिवार में अकेले पढ़े लिखे हैं? जी हाँ। मतलब पहली पीढ़ी के आप पढ़े लिखे? जी हाँ, पहली पीढ़ी। तो आपके पिताजी भी तालीम याफ्ता नहीं है? तालीम याफ्ता नहीं है। अच्छा अच्छा, तो ये बदलाव कैसे है और लोगों में भी बदलाव आ रहा है? बदलाव देखिए, बदलाव की शुरुआत मेरे पिताजी ने गाँव छोड़ा, दिल्ली आए। फिर दिल्ली आए तो जागरूकता है कि बच्चों को पढ़ना लिखना जरूरी, तो हमें पढ़ाया। ये आ रहा है, मतलब ये आप आसपास रिश्तेदारों में भी ये प्रक्रिया देख रहे हैं? अब शुरुआत हुई है। अब शुरुआत हुई है हमारे पढ़ने लिखने के बाद, जब उन्हें फायदा ऐसा होने से आपके वोट देने के फैसले की प्रक्रिया पे कोई असर पड़ा है? बिल्कुल पड़ा है, पहले की तुलना में और अब की तुलना में। देखिए पहले क्योंकि मैं जब से एजुकेटेड हूँ, जब से मैं दिल्ली में हूँ, मैंने दिल्ली में ही तालीम हासिल की है, तो मैं पहले का कंपैरिजन नहीं बता सकता। लेकिन एक चीज़ ये है कि पढ़ने लिखने के बाद मैंने राजनीति को अगर अंदर से समझा या गहराई से समझने की कोशिश की, तो मैंने देखा है कि राजनीति में कुछ ही नहीं है सिवाय बिजनेस के। वो पॉलिटिकल पार्टीज बिजनेस कर रही हैं और हमारा हिंदू मुस्लिम हमें जोड़ के तोड़ के वो अपना फायदा कैसे न कैसे निकालती हैं, जैसे भी उनका फायदा हो। राजनीति को एक कॉर्पोरेट तरीके से यूज किया जा रहा है। बात धर्मगुरु की हो रही थी। एक धर्मगुरु है, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, उनके दामाद को टिकट नहीं मिला जिस पार्टी दिलवाना चाहते थे। उन्होंने उसी को, जिसमें इमाम बुखारी उनका नाम है, उनका नागल सीट से उनके दामाद को टिकट नहीं मिला। उनके दामाद को नाम कैंसिल हो गया। हाँ, उनके दामाद को टिकट नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि ये वाली पार्टी खराब है, आप इस वाली पार्टी को वोट दीजिए। सब ये लेकिन आप समझते हैं, है ना? धार्मिक गुरु, उनका काम है नमाज पढ़ाना, पूजा कराना, तो राजनीति में क्या अपनी इज्जत करा रहे हैं? फिर ये हिंदू मुसलमान ना दिमाग में ज्यादा है। अगर कल को यहाँ किसी का एक्सीडेंट होता है तो क्या मुसलमान भाई बचाने नहीं जाते? दिमाग में ये सबको लगता है कि हिंदू बचाने जाते हैं। वो समझनी चाहिए वो अपनी धार्मिक भावनाओं को भड़का अगर मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल न कराएं, अपने जाति मफाद के लिए वो चीजें लोगों से टाई अप कर लेते हैं पार्टियों से, और फिर मुसलमानों को इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा रिलीजन से उठ के क्यों नहीं बात करते? रवि जी, एक चीज कहने की जरूरत है कि यहाँ पर जो है पूरा हिंदुस्तान का जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, वो पूरी तरह कास्ट सिस्टम बेस्ड है। तो आप उसको अलग नहीं कर सकते। अगर आप उसको अलग करते हैं तो आप या तो हुकूमत नहीं बना सकते हैं, या तो आप अहमकों की जन्नत में रहते हैं। क्योंकि ये पूरा निज़ाम जो है, दलित अलग वोट लेके खड़ा है, कुछ लोग दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, कुछ दलित और ब्राह्मण की कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। तो ये पूरा जो सिस्टम है वो पूरी तरह जुड़ा हुआ कास्ट सिस्टम पे, रिलीजन सिस्टम पे। तो आपको उसी हिसाब से बात करनी होगी। अगर आप उससे हट करके बात करते हैं तो या तो आप हो जाएगा कि हाँ, हम तो आप हट करके बात कर रहे हैं। तो आपको ये देखना होगा कि जिस आधार पर ये कास्ट सिस्टम बेस पे जो पूरा सिस्टम चल रहा है, आप उससे अगर हट करके बात करते तो आप मेन स्ट्रीम से हट जाते हैं। आपको मेन स्ट्रीम में रहना है। अगर आप मेन स्ट्रीम में रहना चाहते हैं तो आपको इस चीज को बिल्कुल आपकी भी जगह है। जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने कभी वोट दिया है? मैंने नहीं, अभी तक तो लोकसभा इलेक्शन में वोट नहीं दिया। पहली बार आप? जी, है ना? जी, पहली बार भी नहीं दे पाऊंगी क्योंकि हम यहाँ पे घर से दूर हैं और वोटर आईडी कार्ड घर का है। घर में ही जो भी सियासी चर्चा होती होगी, उसमें मतलब फैसले करने के आधार में कोई बदलाव आया है या वही किसी ने कह दिया तो सब उसी को? नहीं। सबसे बड़ी बात ये एजुकेशन की। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को भटकने से रोकती है, धर्म के नाम से, जाति के नाम से। ये
सुनने में बहुत अच्छा लगता जी, है। जी, जी। लेकिन ये जितने भी जाति धर्म के नाम पे तोड़ने वाले हैं, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब ऑक्सफोर्ड से भी पढ़ के आए हैं। जब वो हार्वर्ड से भी वहाँ, हाँ, कई बार तो लगता है कि हार्वर्ड में कहीं भैंस चरा रहे थे। हाँ। नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो उसका पर ठीक है, आपके एक वोटर समाज के में तौर बहुत पे कम ऐसे लोग हैं जो धर्म और जाति के नाम पे वोट देते हैं, लेकिन आधा समाज ऐसा है, आधी जनता ऐसी है इस वक्त भी जो बदलाव चाहती है, सही मायने में बदलाव चाहती है, पर रास्ता और नहीं मिल रहा है शायद। रास्ता नहीं मिल रहा है, सही मार्ग दिखाने वाला नहीं मिल रहा है। सर वी आर यंग जनरेशन, लग रहा है कि आप बड़ा यंग हो गए हो तुम। तो हम लोग को अरे क्या हम इतने बूढ़े हैं क्या यार? नहीं सर, सागा तो पाठा। अरे ऐसा थोड़ी है, बाल रंगवा के आ जाऊंगा कल। यंग बोले जा रहे हैं। हाँ, हम लोग को चाहिए सर कि अब वो हमारे अंदर अवेयरनेस हो, हम किसे वोट दे रहे हैं ये समझना चाहिए हमें। जब तक कास्ट बेस्ड सिस्टम है, इससे हटकर हमें आना चाहिए। और कोई है जो पीछे भाग गया नहीं बोलना चाहता? बैक बेंचर्स कौन है यहाँ पे? आइए। आप कौन से नेताजी हैं आप? नहीं सर, नेता नहीं है हम। हाँ। हम यहाँ पे स्टूडेंट हैं, हम भी स्टूडेंट हैं, पढ़ाई खत्म हो गई है। स्टूडेंट में भी कोई नेता हो सकता है, ऐसा क्या है? ऐसा नहीं है, मैं अभी बहुत लोगों की बातें सुन रहा था, धर्मगुरु ये, धर्मगुरु वो, बहुत सारे धर्मगुरु बनाया किसने? हमने तो नहीं बनाया। अगर 2-4 हदीस पढ़ लिया या कुरान पढ़ लिया, वेद पढ़ लिया, तो अपने आप को धर्म को कहने के हकदार नहीं है। अगर हम कहते हैं कि आप हमारे धर्मगुरु, तो आप हमारे धर्मगुरु, आप हमारे किस्मत का फैसला नहीं कर सकते। नेता लोगों ने सुविधा से चुन लिया ना कि नेता नहीं। हाँ। अगर धर्मगुरु कोई कह रहा है कि मैं धर्मगुरु हूँ, तो उसके पीछे कोई बैकग्राउंड है नेता का। उसके पास पैसा है, पावर है, पॉलिटिकल पावर, तो वो कहता मैं धर्मगुरु। मेरे पीछे कोई नहीं है, मैं अपने आप को कैसे कह दूंगा धर्मगुरु? हम लोगों की गलती है कि हम उनकी बातों को समझते हैं, सुनते हैं, जाना नहीं चाहिए उनके पास। अगर आप उनको इग्नोर करें तो आप उनको खारिज कर दिए, सिरे से खारिज कर दिए। एक बयान आता है कि आपको वहाँ पे आना है, आप लोग पहुँच जाते हैं। ठीक है, टाइम का पता नहीं चल रहा, फिर भी थोड़ा सा 5 मिनट और बात करेंगे। एस्पिरेशन जो है ना, आकांक्षाओं में कोई बदलाव आया है क्या सर? बदलाव आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि में, आप में थोड़ा सा हम सर बदलाव की अगर बात की जाए तो बदलाव तो काफ़ी हुआ है। काफ़ी ऐसा हुआ। नहीं जैसे है कि बदलाव नहीं हुआ है। जैसे कि अगर मैं यूपी से हूँ, सहारनपुर से हूँ, और पहले जो थी वो बहुजन समाजवादी पार्टी थी वहाँ पे, फिर उसके बाद जो है अब समाजवादी पार्टी आई है। राजनीतिक दल की बात नहीं, आपके व्यक्तिगत जीवन में आर्थिक परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है, या कुछ नहीं हुआ? जो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ है हिंदुस्तान में। बहुत हुआ है। पहले साइकिल से चलते थे, आज फिर मोटरसाइकिल से चल रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह 3-3 गाड़ियां हैं हमारे पास, तो हम चल रहे। परिवर्तन है, अब बहुत लोगों के पास पैसा है। परिवर्तन कैसे आया? कोई सरकारी नौकरी से आई या नहीं सर, ऐसा नहीं, अपना बिजनेस करा। कोई सरकारी नौकरी नहीं है, मुसलमानों के पास तो सरकारी नौकरी है भी नहीं, वैकेंसीज भी नहीं होती है। आप भर दीजिए, नहीं आता। अपना बिजनेस करेंगे तो ही आप कामयाब हैं। जॉब से कोई आपको नहीं मिलेगा, और मिलता भी नहीं है जॉब। सरकारी नौकरी में मुसलमान के लिए कोई जॉब नहीं। मैं वही जानना चाहता हूँ कि हाँ, ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी में मुसलमान के लिए जॉब नहीं है। बहुत नहीं। अगर आप मुझे वो ये कहना चाहते हैं कि नौकरियों में मुसलमान कम है। सरकारी नौकरियों में कम है। देखिए यही सोच है। आप दिल्ली पुलिस में देखें तो भी नहीं है, बहुत कम है। ठीक है ना? आप कोई भी आप विधानसभा में चले जाएं, वहाँ भी क्लर्क और जो भी आपको मिलेगा, सिर्फ क्लीनर अगर मिलेंगे आपको तो भी मिलेंगे। अगर आपको पॉलिटिक्स में आना है, आप आगे बढ़ेंगे तभी आप पॉलिटिक्स में आएंगे। आप पीछे रह के सिर्फ उंगली नहीं उठा सकते हैं। इनका एक पॉइंट है कि चूंकि आप लंबे समय तक पिछड़े रहे, ठीक है, तो आप नौकरियों तक नहीं पहुंचे, ठीक है। अब ये कह रही हैं कि आप आगे बढ़कर राजनीति से लेकर नौकरियों में अगर दावेदारी करेंगे तो वहाँ आपको जगह मिलेगी। जैसे छोटे छोटे लघु उद्योगों के जरिए या छोटे छोटे कारोबार से, जिसमें ज़्यादातर मुसलमान हैं, कारोबार में ही है ना सर, कारोबार में। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, नौकरियों में, कारोबार में या नौकरी में कैसे आप जाएंगे? आप ज़्यादातर लोग हम यहाँ पे उर्दू से पढ़े हैं। उर्दू का कोई आज के टाइम में अस्तित्व नहीं है, कम है। मैं बता दूं आपको, भाषा नहीं बिल्कुल इतनी अच्छी भाषा है। ये बात सही है, कम है। इमोशनल नहीं होना है, बात सही कह रहे हैं कि कम है, पढ़ के आपको नौकरी नहीं मिलेगी। आप, मैं बताऊं आपको, हिंदी पढ़ के आप रवीश कुमारी बन सकते हैं, वो तो ठीक ठाक है। लेकिन भाषाओं को किसी के लिए सीमित नहीं रखा गया है। आपको बंगाल की बात बताता हूँ, वहाँ पे बहुत सारे नौजवान थे। कहाँ से हैं सर? मैं बंगाल से भी हूँ, कलकत्ता से भी हूँ, बॉम्बे से इंडिया से हैं। पूरा भारत मेरा घर है। इसका मतलब जो इंडिया कहता है ना, वो अच्छा नेता होता है। मैं एक छोटी सी बात बता दूं उर्दू के ऊपर। नहीं सर, मैं छोटी सी बताऊंगा कि जब अभी कलकत्ता में बहुत सारे नौजवान थे जो उर्दू से पढ़े हुए थे, बेरोजगार थे, उनको मायावती, सॉरी बोलते चलो,
उनको वहाँ पे कहा गया कि आप लोग उर्दू में लेटर लिखें, उर्दू में कंप्लेंट लिखें, क्योंकि जब हमारे पास उर्दू में कंप्लेंट्स आएगी तो हम लोग आपको लोगों को हायर करेंगे। अगर आप बंगाली में लिखेंगे और अब हिंदी में लिखेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी वहाँ पे वर्किंग लोग हैं। तो ये हमारे पे भी डिपेंड करता है कि हम ज़्यादातर ज़्यादातर उर्दू को जो है बढ़ावा दें। मैं वही कह रहा हूँ कि इन सब सवालों को अब आप नोट कर रहे हैं ना कि सरकारी नौकरी में आपकी भागीदारी कम है, विधानसभा में आपकी भागीदारी पर्याप्त नहीं है, लोकसभा में भागीदारी पर्याप्त नहीं, ये आप नोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बिल्कुल बिल्कुल हम देख रहे हैं इस चीज को। खाली उर्दू की बात करते हैं, उर्दू की तरक्की की बात करते युवा हैं वोटर बन के घूम रहे हैं सर। हम अगर हम उर्दू की तरक्की की बात करते हैं तो हम खुद सोचें कि हम किस लेवल पे कितना सीख रहे हैं, कितना डेली लाइफ में हम किस मतलब कि क्या कितना उर्दू यूज करते हैं। ये बात कर रहे हैं कि उर्दू की वजह से इन्हें मौका नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मीडिया जो सबसे बड़ी चीज है, मीडिया ही एक नौकरी का इलाका नहीं है और बहुत ये हो सारे सकता इलाके, है। मेरा मानना है कि पैसा कमाना बहुत आसान है। आप पैसा कैसे भी कभी भी कमा सकते हैं। नौकरियों का सवाल, अब हम चॉइस पे पैसा कमाएंगे तो मुश्किल है, लेकिन पैसा कमाना बेहद सबसे आसान काम पे है पैसा कमाना। मेरा मानना ये है, आज की डेट में पैसा कमाना बहुत आसान है, मौके की कमी नहीं है, लेकिन अपने चॉइसेस के आधार पर जाते हैं तो गलत है। मैं मोतिहारी बिहार से हूँ। मैंने ऐसा मोतिहारी वाला आ गया क्या? आपका नाम सुनकर सब आ गए। जामिया में पढ़ता हूँ मैं, मास मीडिया। हमारे यहाँ जो आर्थिक स्थिति में बदलाव आई है वो औद्योगिकरण से आया है, उद्योगों से आया है, ना कि राजनीति से आया है। आज जो 12वीं पास बच्चे हैं वो कॉल सेंटर में काम करते, पर आज से 15 साल पहले 20 साल पहले ऐसा नहीं था। वो बेरोजगार रहते थे या ग्रेजुएशन करके ही लोग बेरोजगार रहते थे, पर आज औद्योगिकरण के कारण बहुत सारे बदलाव हैं। मोतिहारी में कहाँ से हैं? मेन मोतिहारी हिंदी बाजार। मेन हिंदी बाजार से, ठीक है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपके रिश्तेदारी में कितने लोगों ने 10-15 साल में नौकरियां पकड़ी हैं, जो मेरे उनका घर पेशा में बदला है और पैसा आया, आप अच्छे से खा पी रहे हैं? गवर्नमेंट जॉब में, मेरे दादाजी भी गवर्नमेंट जॉब, पहले से थे? पापा भी गवर्नमेंट जॉब में। पहले से थे तो आप लोग खानदानी लोग हो गए ना, फिर तो कुछ वैसे ही LIC होते जमा हो जाता है। वो लोग मेहनत किए हैं, BPSC क्रैक किए हैं। आसपास के परिवेश। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ कॉल सेंटर में लोग गए हैं। कॉल सेंटर तो वहाँ नहीं है, पर छोटे छोटे उद्योग धंधों को बहुत बढ़ावा मिला है वहाँ पे। और सरकार का हाथ हुआ है भाई, ही चला है, बिजनेस पे ही चला, अपने बलबूते पे आप कुछ कर सकते हैं। बने तो उसमें ज्यादा लोगों की भागीदारी नहीं करूंगा। देखिए बात यह है कि कह रहे हैं कि सरकार का योगदान नहीं, देखिए सरकार का योगदान कैसे नहीं है। बिहार में टीचर की बहाली हुई थी, ठीक है, उसमें कहा गया कि चलो भाई नहीं हुआ, लेकिन जो नहीं, आप मेरी बात सुनिए। आपने एक मिनट, बिहार में सीप का काम बंद था, सीप का काम शुरू हुआ, अभी भी नहीं है, मेहनती में अभी भाई साहब काम शुरू हुआ है। आप बिहार तो जाइए, आप तो दिल्ली बैठ के बात दूसरे महीने जाता हूँ। हम बिहार के लिए नहीं आए, हम बिहार के लिए नहीं आए हैं। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ठीक है, छोटा सा एक ब्रेक लेंगे। तो आप क्यों चुपचाप भागे पीछे से? आपको नहीं बोलना था इसमें? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है सर, बस वो मैं कुछ बात करी थी। हैविंग फन टाइप से नहीं नहीं, सबको बोलना चाहिए। मैं चाहता हूँ मेरे प्रोग्राम, हाँ कुछ नहीं, कान में क्या बोल रहे हैं? एक पॉइंट है सर, हाँ, कि विकास जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। विकास एक नेचुरल प्रोसेस है। आप नेता बनिएगा तो होर्डिंग में लिखवा दीजिएगा। एक मिनट, विकास एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। यस सर, नैसर्गिक प्रक्रिया है। विकास राजनीति का काम है, विकास को रिसोर्सेज के हिसाब से यूटिलाइज करना, उसकी स्पीड नियमित करना, जो कि इस देश में होता है। बहुत अच्छी बात कही, ठीक है, सही बात, अच्छी बात कही सर। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के पास जितनी रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से विकास नहीं, विकास हो रहा है, मैं ये मानता हूँ विकास हो रहा है, हाँ। लेकिन इंडिया में जितनी रिसोर्सेज है उसके हिसाब से विकास नहीं हो रहा, और राजनीति का जो मकसद होता है वो मकसद पूरा नहीं हो रहा को हमें समझने की जरूरत है। मेरा गाँव वाली बात पे, हाँ, बिहार मतलब बिहार नहीं पूरे भारत की मैं बात करूं तो उसमें यह है कि हमारे भारत का जो मेन जो है उद्योग जो कहा जाता है वो कृषि उद्योग है। पेट्रोल के दाम बढ़े, पेट्रोल के दाम बढ़े, कोई बात नहीं, चलो भाई पब्लिक कमा रही है, लोगों ने कहा भाई तरक्की हुई है, लोगों ने सैलरी बढ़ी है, CNG के बढ़े, गैस के बढ़े। लेकिन पिछले 10 सालों में जो बीज के दाम होते हैं वो बीज के दाम 500 गुना 700 गुना बढ़ गए। जब जिस देश का मेन उद्योग जो है वो कृषि है, जिस पर डिपेंड रहा है, उसकी तरक्की नहीं हो पाएगी। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया ये बात कहने के लिए कार्यक्रम में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कायदे से जिसकी आबादी 40 करोड़ है किसानों की, और ये देखिए हमारे राजनीतिक दलों की, मैं सीधा सीधा कहता हूँ, हिम्मत देखिए उनकी कि बिना उनकी बात किए हुए वो सरकार बनाने का सब दावा कर रहे हैं। ये उनकी हिम्मत है ना। इसीलिए मैं जानना वो दुस्साहस है कि कैसे हो सकता है कि आप किसानों की बात ना करें, और बात करें तो मैनिफेस्टो में कुछ भी लिख दीजिए कि हम आएंगे तो अनाज खरीद लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन वो एक जो ढांचागत बदलाव मांग रहा है उस पर आपके देश में बहस नहीं होती है। जिस पे आबादी तय मतलब काम करती है उसकी तरक्की होनी चाहिए। जब सबसे ज्यादा काम करने वाले तरक्की करेंगे तब देश की तरक्की होगी। युवा लोग भी भले शहर में रहें या मैनहट्टन में रहें या मोतिहारी में रहें, है ना,
या मिशिगन में रहें, लेकिन किसानों के बारे में सोचे जरूर। तो सर एक चीज़ इसमें ऐसी भी होनी चाहिए कि बड़े बड़े एनजीओ होते हैं जो काम करते हैं कि हाँ भाई हम डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, किसी एक एनजीओ को भी होना चाहिए कि एक टैलेंटेड आदमी को नेता बनाएंगे। हाँ यार, ये भी अच्छा है। और एक अच्छे आदमी को किसान बनाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक अच्छे आदमी को किसान बनाएंगे। किसी को गर्व नहीं होता है, लेकिन मैं कई ऐसे मित्रों को जानता हूं जो नौकरियां छोड़ के खेती कर रहे हैं और बहुत गर्व के साथ अच्छा कर रहे हैं और वो खेती कर रहे हैं। तो वो हम उम्मीद करते हैं कि आप जैसे यंग एज वाले लोग जो हैं, युवा सोच रहे हैं, युवा ने बहुत लोड ले लिया है देश का, तो खेती का भी लोड ले ही लेगा। छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं तो और इन लोगों से बातचीत करेंगे ऐसे ही। ज़्यादा कोई बड़ा सवाल टफ नहीं है, ईजी क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, बहुत ईजी पूछ रहे हैं आप।